सो आई होप आप लोगों को चैप्टर 1 क्लियर हो गया होगा। अभी नेक्स्ट बिना कोई टाइम वेस्ट किए आते हैं चैप्टर नंबर 2। अगेन ये चैप्टर रेसिडेंशियल स्टेटस के ऊपर है। हाउएवर इसका कुछ पार्ट आप इंटरनेशनल टैक्सेशन में पढ़ेंगे, जो कि हम पोम बोलते हैं, मतलब जो बोलते हैं वो हम कंपनी का बेसिकली हम रेसिडेंशियल स्टेटस देखते हैं उसमें, वो हम उसमें पढ़ेंगे इंटरनेशनल टैक्सेशन में। बाकी जो थोड़े मोर क्वेश्चन हैं वो अभी कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे सेक्शन नंबर 6 हमको रेसिडेंशियल स्टेटस बताता है। तो बेसिकली फर्स्ट हम पढ़ते हैं, मतलब अब आप डिवाइड कर दें दो लोगों पे, एक है आपका इंडिविजुअल एचयूएफ और एक होता है एओपी कंपनी लोकल अथॉरिटी इनका। तो अपने को देखना इनका जो स्टेटस क्या क्या रहता है। इंडिविजुअल एचयूएफ के लिए रेसिडेंट नॉन रेसिडेंट होता है। और यहाँ पे अगेन जो रेसिडेंट है ना, ये अगेन दो टाइप के होते हैं, दैट इज रेसिडेंट ऑर्डिनरी रेसिडेंट या फिर नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंट, ठीक है। वेयर ये जो कंपनी एओपी एलए के लिए ये यहाँ पे ये वाले नहीं होते हैं, सिर्फ ये वाले होते हैं, ठीक है। ये सिर्फ और इंडिविजुअल और एचयूएफ के लिए होते हैं। क्लियर है, इतना क्लियर है। अब सबसे पहले हम पढ़ते हैं इंडिविजुअल का क्या क्या कंडीशंस है, जिससे अपने को पता चल जाएगा कि वो रेसिडेंट है कि नॉन रेसिडेंट है। तो बेसिकली मैं अगर आपको करेक्ट बता देती हूँ, दो कंडीशन होते हैं। एक आपका बेसिक कंडीशन होता है और एक आपका एडिशनल कंसिडरेशन होता है। तो अगर कोई सा भी बेसिक कंडीशन अगर फुलफिल हो रहा है तो वो पर्सन हमारा रेसिडेंट हो जाएगा। हाउएवर अगर कोई सा भी बेसिक कंडीशन फुलफिल नहीं हो रहा है, दो बेसिक कंडीशन है, अगर दोनों बेसिक कंडीशन फुलफिल नहीं हो रहा है तो वो नॉन रेसिडेंट हो जाएगा। और कोई एक भी अगर फुलफिल हो रहा है तो वो रेसिडेंट हो जाएगा। अब अगर वो पर्सन रेसिडेंट है तो हम जाके देखेंगे एडिशनल कंडीशंस में। अब एडिशनल कंडीशन है वो भी हमारे पास दो ठुक है। अगर दोनों फुलफिल हो रहा है तो वो ROR है, और अगर एक भी फुलफिल नहीं हो रहा है तो वो RNOR है। समझ में आया? अब हम देखते हैं कि क्या बेसिक कंडीशन है और क्या एडिशनल कंसिडरेशन है। तो सबसे पहले इंडिविजुअल में अगर वो एनी वन ऑफ द फॉलोइंग बेसिक कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है तो वो रेसिडेंट होगा, अदरवाइज वो नॉन रेसिडेंट होगा, ठीक है। तो यहाँ पे मतलब बेसिकली हम रेसिडेंट वर्सेस नॉन रेसिडेंट देख रहे हैं। बेसिक कंडीशन में एक भी फुलफिल हो रहा है तो वो रेसिडेंट है। तो क्या कंडीशन है, वो इंडिया में रहना चाहिए ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर फॉर टोटल ऑफ 182 डेज और मोर। मतलब इस प्रीवियस ईयर में जिसमें हम कैलकुलेट कर रहे हैं, उस प्रीवियस ईयर में वो इंडिया में रहना चाहिए। वो इंडिविजुअल इंडिया में अगर 182 डेज से ज़्यादा है तो उसको हम रेसिडेंट मान लेंगे। या फिर अगर वो प्रीवियस ईयर में इंडिया में सिर्फ 60 डेज़ के लिए है, पर पिछले 4 प्रीवियस ईयर में वो टोटल 365 डेज़ या उससे ज़्यादा इंडिया में था, ठीक है। इस साल चलो ठीक है 60 डेज़ के लिए था, बट पिछले 4 प्रीवियस ईयर्स में वो मिला के 365 डेज से ज़्यादा था तो वो रेसिडेंट हो जाएगा। तो अगर कोई भी केस इसमें से फुलफिल हो रहा है तो उसको हम रेसिडेंट बोलेंगे। एंड अगर दोनों केस फुलफिल नहीं हो रहा है, मतलब ना तो वो इसमें अभी 182 डेज से ज़्यादा था इंडिया में, या फिर ना ही पिछले 4 प्रीवियस ईयर में 365 डेज से ज़्यादा था, तो इसको हम क्या बोलेंगे, नॉन रेसिडेंट बोलेंगे। और अगर कोई भी एक केस में फुलफिल हो रहा है तो हम उसको रेसिडेंट बोलेंगे। बट कुछ केसेस में सिर्फ हम यहाँ पे जैसे दो बेसिक कंडीशन है, बट कुछ केसेस में सिर्फ एक ही बेसिक कंडीशन होता है, वो है ये फर्स्ट वाला। हम इसमें सिर्फ टोटल 182 डेज देखते हैं, ये 60 डेज 4 ईयर हम नहीं देखते हैं। कौन कौन केसेस में, अगर इंडियन सिटीज़न है जो कि इंडिया को लीव कर रहा है ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर एज अ मेंबर ऑफ क्रू और इंडियन शिप फॉर एम्प्लॉयमेंट आउटसाइड इंडिया। इंडियन शिप के क्रू मेंबर के लिए वो अगर इंडिया से छोड़ रहे हैं फॉर द एम्प्लॉयमेंट पर्पज़, तो इसमें हम 182 डेज देखेंगे। हम इसमें 60 डेज प्लस 4 ईयर 365 डेज नहीं देखेंगे। सेकेंड है, अगर वो इंडियन सिटीज़न है या इंडियन ऑरिजिन है। इंडियन सिटीज़न पता है, इंडियन ऑरिजिन मतलब जिसके एंसेस्टर्स मतलब ग्रैंड पेरेंट्स जो कि अनडिवाइडेड हिंदुस्तान में बॉर्न हुए थे, मतलब जो कि जब इंडिया पाकिस्तान सब सेम थे और उस टाइम अगर वो बॉर्न हो रहे हैं तो हम उसको इंडियन ऑरिजिन बोल रहे हैं। और अगर वो एंगेज हो रहे हैं आउटसाइड इंडिया फॉर एम्प्लॉयमेंट, बिजनेस या प्रोफेशन पर्पज़ के लिए, और वो इंडिया आए हैं विजिट करने के लिए इन एनी प्रीवियस ईयर, तो उनके लिए भी हमारा ये 60 डेज़ वाला कंडीशन नहीं होगा। उसमें सिर्फ हम ये देखेंगे कि अगर वो 182 डेज से ज़्यादा है तो वो हमारे रेसिडेंट होंगे। मतलब कुछ इन लोग के लिए कंसेशन दे दिया गया है बेसिकली, कि अगर आप बाहर काम करते हो, ठीक है, चाहे आप बाहर बिजनेस करते हो, चाहे आप बाहर प्रोफेशन करते हो, या चाहे आप बाहर एम्प्लॉयमेंट पर्पज़ में रहते हो और आप इंडिया विजिट करने आए हो, तो आपको 182 डेज़ देखा जाएगा आपके रेसिडेंट पर्पज़ के लिए। या फिर आप एक इंडियन सिटीज़न हो जो कि बाहर जा रहे हो एम्प्लॉयमेंट पर्पज़ के लिए एज अ मेंबर ऑफ क्रू ऑफ एनी इंडियन शिप,
तो अगेन आपका 182 डेज देखा जाएगा, 60 डेज प्लस 65 डेज नहीं देखा जाएगा। इफ़ एनी ऑफ द वन कंडीशन फुलफिल्स तो आप रेसिडेंट हो। तो अगर आप रेसिडेंट हो तो फर्दर हम एडिशनल कंडीशंस में जाएंगे। अगर आप रेसिडेंट हो ही नहीं तो आप बेसिकली नॉन रेसिडेंट हो, तो हम एडिशनल कंडीशंस देखेंगे ही नहीं ना। सपोज आप यहाँ पे रेसिडेंट हो, तभी हमको देखना है ROR वर्सेस NOR, आप ऑर्डिनरी रेसिडेंट हो कि नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंट हो, ठीक है। तो इसके लिए आपको बोथ द कंडीशंस फुलफिल करना पड़ेगा। अगर आप बोथ द कंडीशंस फुलफिल कर रहे हो तो आप ROR हो, अगर आप एक या कोई भी कंडीशंस फुलफिल नहीं कर रहे हो तो आप NOR हो। नाउ व्हाट इज बोथ द कंडीशन? सबसे पहले है कि आप NR होना चाहिए इन 9 आउट ऑफ 10 प्रीवियस ईयर्स और प्रेसिडेंट रेलिवेंट प्रीवियस ईयर। तो मतलब इस साल के पहले 10 प्रीवियस ईयर में कम से कम 9 प्रीवियस ईयर्स में आप नॉन रेसिडेंट हो। दैट मीन्स अगर हम इसके ये हमारा नॉन रेसिडेंट के पर्पज़ में दे दिया है। अगर हम इसको ऐसे पढ़ें कि अगर आप पिछले 10 में से 2 साल भी अगर आप रेसिडेंट थे, अगर आप पिछले 10 में से 2 साल भी अगर रेसिडेंट हो, दैट मीन्स आप 9 साल नॉन रेसिडेंट नहीं हो। क्लियर हो रहा है ये वाला बात? यहाँ पे क्या बोल रहा है? NR इन 9 आउट ऑफ 10। तो अगर आप 2 आउट ऑफ 10 में भी रेसिडेंट हो तो अगर ये फुलफिल हो रहा है तो ये ऑब्वियसली फुलफिल नहीं हो रहा है, राइट? समझ में आ रहा है ना? तो अगर हम एक ही पढ़ते हैं, एक्चुअली वर्डिंग्स ये है, बट अपने को जब क्वेश्चन सॉल्व करने आते हैं तो अपने इससे भी समझ में आ जाता है। वर्डिंग्स क्या है? आप नॉन रेसिडेंट हो इन 9 आउट ऑफ 10 प्रीवियस ईयर्स। अभी का प्रीवियस ईयर का छोड़ के पिछले जो 10 साल में अब 9 साल तक अगर नॉन रेसिडेंट हो, ये कंडीशन है। एंड सेकेंड है कि इन 7 प्रीवियस ईयर प्रेसिडेंट द रेलेवेंट प्रीवियस ईयर आप इंडिया में हो फॉर 729 डेज या लेस। मतलब पिछले 7 साल में आप 729 डेज इंडिया में, या उससे कम, लेस है यहाँ पे, नॉट मोर, 729 डेज है उससे लेस अगर इंडिया में हो, अगर ये कंडीशंस आप फुलफिल कर रहे हो तो आप क्या हो? NOR हो। हमेशा देखो वर्डिंग्स, आप आइदर ये वाला देखो, दोनों मत देखा करो, आइदर ये देखो या फिर ये देखो, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हमारा ये कंडीशन फुलफिल हो रहा है तो आप ROR हो, ये कंडीशन फुलफिल हो रहा है तो आप NOR हो। तो मैं ये कंडीशन बताती हूँ कि अगर आप पिछले 10 साल में अगर 2 साल भी रेसिडेंट हो तो आप हमारा क्या हो जाएगा? ROR हो जाएगा। या फिर अगर 7 ईयर्स में, लास्ट 7 ईयर में 730 डेज प्लस अगर आप इंडिया में रहे हो तो अब अगेन ROR हो। अगर ये दोनों कंडीशन फुलफिल हो रहा है तो आप ROR हो, और अगर एक भी कंडीशन फुलफिल नहीं हो रहा है तो आप NOR हो, ठीक है। इसका एक क्वेश्चन करेंगे, पूरा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो ये था हमारे इंडिविजुअल के लिए। HUF के लिए हम कैसे देखते हैं? HUF के लिए हम कंट्रोल मैनेजमेंट देखते हैं। तो जो कंट्रोल मैनेजमेंट अगर आपका होलली या पार्शियली इंडिया में है, मतलब थोड़ा सा भी आपका इंडिया में है तो आप रेसिडेंट कहलाओगे, अगर बिल्कुल भी इंडिया में नहीं है तो आप नॉन रेसिडेंट कहलाओगे, ठीक है। रेसिडेंट नॉन रेसिडेंट का क्लियर है, एकदम ईजी सा है कि अगर थोड़ा सा भी पार्शियली भी इंडिया में या फिर होलली इंडिया में है तो आप रेसिडेंट हो, अगर बिल्कुल भी इंडिया में नहीं है तो आप काहे के रेसिडेंट, आप नॉन रेसिडेंट ही हो। नाउ अब हमने रेसिडेंट, अगर आप रेसिडेंट हो तो अगेन एक हमारा और आएगा, दैट इज़ R वर्सेस NOR। तो उसमें हम एडिशनल कंडीशन देखेंगे, और ये जो एडिशनल कंडीशन है वो सेम है एज दैट ऑफ इंडिविजुअल, ठीक है। समझ में आया? और यहाँ पे डेज दिया है तो आप क्या HUF के डेज, अब जो HUF का जो करता है उसका डेज देखेंगे यहाँ पे, सेम एडिशनल कंसिडरेशन। और अगर आप उसका दोनों फुलफिल हो रहा है तो वो ROR है, अगर दोनों फुलफिल नहीं हो रहा है या एक भी फुलफिल नहीं हो तो वो NOR है, ठीक है। समझ में आया? HUF का समझ में आया? वेरी इजी। नेक्स्ट, फॉर्म AOP में सिर्फ और सिर्फ रेसिडेंट वर्सेस नॉन रेसिडेंट होता है, उसमें ROR NOR का कोई कंसेप्ट नहीं है। तो अगर अगेन थोड़ा सा भी इंडिया में है तो रेसिडेंट हो जाएगा, बिल्कुल भी इंडिया में नहीं है तो नॉन रेसिडेंट हो जाएगा। कंपनी का भी सेम है, कंपनी का एक्चुअली सेम नहीं है, ये हम इंटरनेशनल टैक्सेशन वाले पार्ट में पढ़ेंगे, दैट इज POM, मैंने जो बताया, प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट। अगर इंडियन कंपनी है और अगर उसका जो प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट है इंडिया में तो वो रेसिडेंट है, अदरवाइज वो नॉन रेसिडेंट है। इन हम इंटरनेशनल टैक्सेशन में पढ़ेंगे, अभी नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। अभी पढ़ेंगे तो बेबी बाउंस बैक हो जाएगा, इतना जल्दी अभी तक अपना ग्रिप नहीं आया है डायरेक्ट टैक्सेशन में, ओके। देन है नेक्स्ट, लोकल अथॉरिटीज़ एंड आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन के लिए भी अगेन थोड़ा सा भी अगर इंडिया में है तो रेसिडेंट है, बिल्कुल भी इंडिया में नहीं है तो नॉन रेसिडेंट है, ओके। तो ये था आपका सेक्शन नंबर 6, वेरी क्लियर है। सेक्शन नंबर 6 में अगर आपसे क्वेश्चन जनरली अगर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इस एरिया में ही ज़्यादा क्वेश्चन आता है, जो कि हम इंटरनेशनल टैक्सेशन का पार्ट है। और इनकेस अगर आपका कोई एक MCQ आ गया या कोई बहुत ही मतलब क्वेश्चन आ गया तो बेसिकली इंडिविजुअल का आ सकता है या ज़्यादा से ज़्यादा HUF का आ सकता है, ठीक है।
और बट मोस्ट प्रोबेबली अगर आएगा तो आएगा ये इस कंपनी का ही आता है, जो कि इंटरनेशनल टैक्सेशन का पार्ट है, इस चैप्टर 2 का पार्ट नहीं है। ओके, नाउ स्कोप ऑफ इनकम में अपने को, ये तो अपने आईपीसीसी में पढ़ा है, तो बेसिकली अपने को 3 कॉलम में डिवाइड कर लेना है, ROR, RNOR एंड NR। तो अगर अपना कोई भी इनकम रिसीव्ड इंडिया में वह ड्यूम टू बी रिसीव्ड है, तो इनके लिए चार्जेबल है, इनके लिए भी टैक्सेबल है, इनके लिए टैक्सेबल है। ठीक है, मतलब अगर आप एक नॉन रेसिडेंट हो पर आपको जो इनकम रिसीव हुआ है ड्यूम टू बी रिसीव इन इंडिया, तो वो इंडिया में आपको उसमें टैक्स पे करना पड़ेगा। एंड सिमिलरली एक्रू और अराइज टू बी एक्रू, उसमें भी आपका तीनों में करना पड़ेगा। बट अगर आपका एक्रू और अराइजन आउटसाइड इंडिया हो रहा है, तो सिर्फ अगर आउटसाइड इंडिया है तो हमारे जो बंदे हैं उनको उनसे हम टैक्स लेंगे, ठीक है। बट यहाँ पे जो NR है और प्लस उनका आउटसाइड इंडिया हो रहा है, तो हम क्यों टैक्स लें, राइट? तो उनका कोई टैक्सेशन नहीं होगा। क्लियर है? अगेन ये वाला भी हम फर्दर पढ़ेंगे कि रिसीव या डीम टू बी रिसीव क्या बोलते हैं। एक्रू अराइज वाला रॉयल्टी आता है, इसमें इंटरेस्ट वगैरह आता है, तो ये बेसिकली इंटरनेशनल टैक्सेशन का रेसिडेंशियल स्टेटस का ही पार्ट है, वो हम उस टाइम अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, अभी यहाँ पे क्रू मेंबर का एक है कि उनका पीरियड ऑफ स्टे इन इंडिया कैसे लें। तो बेसिकली एक उसके लिए कुछ टर्म जाना पड़ेगा। सबसे पहले है फॉरेन बाउंड शिप, मतलब यहाँ पे अगर जिस शिप का डेस्टिनेशन आउटसाइड इंडिया है, मतलब वो शिप आउटसाइड इंडिया जाने वाला है, तो उसको हम फॉरेन बाउंड शिप बोलते हैं। और उसके लिए हम रूल 126 रेफर करते हैं कि कैसे हम उनका रेसिडेंशियल स्टेटस कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो अगर कोई भी इंडिविजुअल है जो कि सिटीजन ऑफ इंडिया है और मेंबर ऑफ क्रू है, तो उसका जब हम रेसिडेंशियल स्टेटस देखेंगे तो उसमें जो भी टाइम इंक्लूड नहीं करेंगे, जो कि मतलब जो भी डेट वो एंटर किया इनटू कंटिन्यूस डिस्चार्ज सर्टिफिकेट, एक सर्टिफिकेट होता है, उस टाइम जब वो डेट में उस डेट जब वो एंटर किया है इन रिस्पेक्ट ऑफ ज्वाइनिंग द शिप को ज्वाइन करने के लिए जब वो CDC में एंटर किया है, उसको हम इंक्लूड नहीं करेंगे टिल द डेट जब वो साइन ऑफ कर रहा है। अगेन इसको मैं एग्जांपल से क्लियर करूँगी, इसलिए अभी बहुत ज़्यादा इतना मत कीजिए, बस इतना याद रखिए। एक कंटिन्यूस डिस्चार्ज सर्टिफिकेट है, ज्वाइनिंग डेट है और एक साइन ऑफ डेट है, तो उसको हम इंक्लूड नहीं करेंगे। ठीक है, ओके, तो इतना ही था कंसेप्ट वाइज। तो अभी हम क्वेश्चन कर लेते हैं। तो अभी बस स्टडी मटेरियल खोल लेते हैं और उसी से क्वेश्चंस कर लेंगे। बस देख लेते हैं और क्या कुछ एक्स्ट्रा है क्या। तो मैंने यही बताया, इंडिविजुअल HF के लिए पहले रेसिडेंट नॉन रेसिडेंट है, फिर ROR NOR है, बट फॉर्म AOP के लिए सिर्फ रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट है। ठीक है, देन ये सब टर्म्स आपको दिया गया है। यहाँ पे इलस्ट्रेशन 1 दे दिया गया है। इलस्ट्रेशन 1 से पहले यहाँ पे एक और क्वेश्चन था मेरे स्टडी इसमें, हाँ इसमें। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि मिस्टर V विजिट किया है फॉर 100 डेज इन एवरी फाइनेंशियल ईयर फॉर लास्ट 10 ईयर्स इंडिया को। तो इसमें हम क्या देखेंगे, वो विजिट क्या है फॉर 100 डेज इन एवरी फाइनेंशियल ईयर। तो इस साल भी वो 100 डेज क्या है, तो हमारा जो फर्स्ट बेसिक कंडीशन है वो तो नहीं फुलफिल हो रहा है। बट यहाँ पे सेकंड कंडीशंस देखेंगे हम, तो इसमें क्या बोल रहा है, प्रीवियस ईयर में 60 डेज होना चाहिए, पर पिछले 4 साल में 365 डेज है, उससे ज़्यादा रहना चाहिए। तो पिछले 4 साल में वो ऑब्वियसली अगर हर साल 100 डेज है, तो पिछले 4 साल में 400 डेज रहा, जो कि 365 डेज से ज़्यादा है, दैट मीन्स वो रेसिडेंट है। नाउ रेसिडेंट होने के बाद अभी हम फर्दर देखेंगे कि वो ROR है कि NOR है ना। यहाँ पे मैंने आपको, यहाँ पे अगर आपको अभी भी कन्फ्यूज़न है तो मैं आपको बता दूँ कि अगर आप लिखेंगे तो आप मतलब आप जब भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, आई वुड सजेस्ट कि आप ये वाले कंडीशंस देखें, ये वाले। अगर वो रेसिडेंट है इन 2 आउट ऑफ 10 ईयर्स, ठीक है, अगर वो रेसिडेंट है इन 2 आउट ऑफ 10 ईयर्स और 7 ईयर्स में 730 डेज से ज़्यादा है, तो वो हमारा ROR हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि पहला हम देखते हैं, जो कंडीशन जो इजी है वो लास्ट 7 ईयर्स का है। लास्ट 7 ईयर्स में ऑब्वियसली वो 100 डेज हर साल रहे, तो 700 डेज रह रहा होगा, जो कि लेस देन 730 डेज है। तो यहाँ पे अगर हमने क्या पढ़ा कि दोनों कंडीशन फुलफिल होना चाहिए, तो यहाँ पे एक कंडीशन फर्स्ट, ये वाला जो 730 डेज वाला कंडीशन है वही फुलफिल नहीं हो रहा है, तो हम पहला दूसरा कंडीशन देखने ही क्यों जाए, हमको तो पता चल गया कि वो NOR है। क्लियर है, दोनों कंडीशन फुलफिल होगा तभी वो ROR है। फर्स्ट कंडीशन जो हमने टेस्ट किया वही अगर फुलफिल नहीं हो रहा तो हम सेकंड कंडीशन देखें ही क्यों, और वो NOR हो जाएगा। ठीक है, अभी एक बार ये वाला क्वेश्चन को देख लेते हैं। ये मैं न्यू स्टडी मटेरियल जो मई 21 और नवंबर 21 के लिए है वही वाला करा रही हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने जो बताया कंटिन्यूस डिस्चार्ज सर्टिफिकेट, ये है एक दिस टर्म हैज़ द मीनिंग असाइंड टू इट्स टू द मर्चेंट शिप इन कंटिन्यूस डिस्चार्ज सर्टिफिकेट कम सेफ
सीफेरियर आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट रूल्स 2008 मेड अंडर सिपनी कोई मतलब बेसिकली ये एक है और हमको इसको एक्सक्लूड करना है जो भी पीरियड द डेट एंटर इनटू सीडीएस इन रिस्पेक्ट ऑफ जॉइन द शिप एंड द डेट एंटर इनटू द कंटिन्यूअस डिस्चार्ज सर्टिफिकेट इन रिस्पेक्ट ऑफ साइन ऑफ दैट इंडिविजुअल। ठीक है, जैसे यहाँ पे क्वेश्चन है कि मिस्टर अजय है वो इंडियन सिटीजन है, हमारे यहाँ पे कंडीशन क्या होना चाहिए था कि वो इंडियन सिटीजन होना चाहिए था और मेंबर ऑफ द क्रू होना चाहिए था। ठीक है, वो इंडियन बाउंड शिप का मतलब जो बाहर जाने वाली वो शिप का है और वो एंगेज हो रहा है इन कैरेज ऑफ पैसेंजर इन इंटरनेशनल ट्रैफिक डिपार्टिंग फ्रॉम मुंबई पोर्ट टू ऑन 16 जुलाई, मतलब वो डिपार्ट हो रहा है मुंबई पोर्ट से 16 जुलाई में। फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल्स डिटरमाइन रेसिडेंशियल स्टेटस एज्यूमिंग कि जो स्टे इन इंडिया है इन द लास्ट 4 प्रीवियस ईयर इज 415 डेज एंड लास्ट 7 प्रीवियस ईयर इज 745 डेज। अपने को दे दिया कि लास्ट 4 साल में 415 दिन रहा है इंडिया में और लास्ट 7 ईयर्स में 745 डेज रहा है इंडिया में। अब यहाँ पे डेट एंटर इनटू कंटिन्यूअस डिस्चार्ज सर्टिफिकेट फॉर ज्वाइनिंग है हमारा 16 जुलाई और फॉर साइनिंग ऑफ है हमारा 19 जनवरी 2021। तो हम यहाँ इसको एक्सक्लूड करेंगे। तो इन दिस केस जो मिस्टर अजय है जो कि इंडियन सिटीजन है जो कि इंडिया को लीव कर रहा है एज अ मेंबर ऑफ द क्रू एंड इंडियन शिप। अगेन यहाँ पे हमारा सिर्फ एक ही बेसिक कंडीशन है। ओके देखो क्वेश्चन कैसे सॉल्व करोगे मैं अगर आपको तरीका बता देती हूँ। तो सबसे पहले अगर आपको जो भी क्वेश्चन दिया रहेगा उसमें आपको देखना कि वो उसका पर्पस क्या है, मतलब वो अगर आउटसाइड इंडिया जा रहा है तो क्यों जा रहा है, अगर वो इंडिया आ रहा है तो क्यों आ रहा है। पर्पस से अपने को क्या पता चलेगा कि अपने को बेसिक कंडीशन 1 चेक करना है कि अपने को बेसिक कंडीशन 2 चेक करना है। क्योंकि मैंने ऑलरेडी बताया कि अगर एम्प्लॉयमेंट पर्पज़ के लिए अगर शिप के पर्पज़ के लिए वो बाहर जा रहे हैं या अगर वो बाहर काम करता है वो विजिट करने इंडिया आ रहा है और वो इंडियन सिटीज़न है या इंडियन ऑरिजिन है। ठीक है, तो अगर ये पर्पज़ के लिए है तो उसमें सिर्फ हम 182 डेज़ वाला देखेंगे, 60 डेज़ वाला नहीं देखेंगे। तो सबसे पहले वो क्यों जा रहे हैं, इंडियन सिटीजन है, मेंबर ऑफ द क्रू है। अगेन यहाँ पे हमारा क्या हो जा रहे हैं, लीव कर रहे हैं इंडिया को एज अ मेंबर ऑफ द क्रू ऑफ एन इंडियन शिप। तो इसलिए हमारा यहाँ पे सिर्फ एक ही बेसिक कंडीशन लगेगा, दैट इज़ 182 डेज़ वाला लगेगा। ठीक है, और यहाँ पे अपने को बोला है कैरेज ऑफ पैसेंजर्स हैं वगैरह वगैरह है। तो यहाँ पे हम यहाँ पे हमारा जो पीरियड बिगिन फ्रॉम 16 जुलाई जो कि हमारा ज्वाइनिंग शिप था टू 19 जनवरी जो कि साइन ऑफ वाला था उसको हम इंक्लूड नहीं करेंगे। ठीक है, उसको हम क्या नहीं करेंगे, इंक्लूड नहीं करेंगे। तो अगर यहाँ पे देखिए अगर हम सीडीसी पीरियड को एक्सक्लूड कर देंगे तो बेसिकली जून में हमारा 25 डेज़ बचा, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर का 9 डेज़। तो 187 डेज़ ऑलरेडी हमको एक्सक्लूड करना है। तो अब यहाँ पे देखना अपने को ये साल कौन सा दिया है, एक सेकेंड क्वेश्चन में देखते हैं। 2020 एंड 21 में दिया है। तो बेसिकली अगर हम 31 मार्च के हिसाब से अपन देखते हैं, अरे देखो अभी यहाँ पे अपने को 2020 एंड 21 दिया तो 31 मार्च देखेंगे, 20 देखेंगे। अब ये 20 हमारा लीप ईयर है। लीप ईयर कैसे पता चलता है, 4 के टेबल में अगर आता है तो वो लीप ईयर होता है, राइट। तो अगर 4 के टेबल में आ रहा है तो 366 डेज़ है। अब 366 डेज़ में हमने ऑलरेडी हमको कितना एक्सक्लूड करना है, ये वाला 187 एक्सक्लूड करना है। तो टोटल 179 डेज़ बचा जो कि लेस देन 182 डेज़ है, तो वो एनआर हो जाएगा। ये क्वेश्चन एक बार जरूर से देखो। तो बेसिकली अभी मैं करेक्ट आपको वन सेकेंड बता देती हूँ कि आपको सीडीसी में जो वो ज्वाइन कर रहा है और जो साइन ऑफ कर रहा है उसको एक्सक्लूड करना है। तो हमारा ज्वाइनिंग था 6 जून, साइन इन ऑफ था 9 दिसंबर। इतना पीरियड अपने को एक्सक्लूड करना है, 187 डेज़। अपने इस साल 366 डेज़ था, उसमें से 187 अपन एक्सक्लूड कर देंगे तो बचा 179 डेज़ के लिए ही वो इंडिया में था। तो वो हमारा नॉन रेसिडेंट जो कि लेस देन 182 डेज़ है, तो हमारा नॉन रेसिडेंट होगा। फर्स्ट चीज़ आपको पर्पस देखना है कि वो पर्पस किस पर्पस के लिए इंडिया से आ रहा है या इंडिया को जा रहा है। अगर उस पर्पस से अपने को क्या पता होगा कि हमारा बेसिक कंडीशन हमारा 1 है कि 2 है। ठीक है, तो आपको जब भी कोई ऐसा क्वेश्चन पूछे सबसे पहले आपको पर्पस देखना है कि वो क्यों इंडिया आ रहा है या क्यों इंडिया से जा रहा है। क्लियर है। अभी नेक्स्ट एक क्वेश्चन देख लेते हैं। इलस्ट्रेशन 2 दिया है। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है कि यहाँ पे एक HUF है वो ऑस्ट्रेलिया में है और जो भी बिजनेस पॉलिसी हो रहा है उस HUF फर्म का वो मिस्टर ई करता लेता है जो कि कलकत्ता में बॉर्न हुआ है और वो विजिट किया इंडिया आफ्टर 15 ईयर्स। तो बेसिकली अपने को रेजिडेंशियल स्टेटस बताना है। तो यहाँ पे देखो अगर आप अच्छे से देखो तो यहाँ पे HUF भी है और करता भी है। तो बेसिकली हम दोनों का रेजिडेंशियल स्टेटस बताएंगे। नाउ यहाँ पे सबसे पहले HUF कहाँ है, ऑस्ट्रेलिया में है। वहाँ पे क्वेश्चन में ऐसा कहीं भी मेंशन नहीं किया कि पार्टली इंडिया में या पार्टली, बस ऐसा बताया कि जो करता है वो इंडिया वो कलकत्ता में बॉर्न हुआ था। बट यहाँ पे जो HUF है वो होलली आउटसाइड इंडिया है। तो यहाँ पे हमारा जो HUF है वो तो नॉन रेसिडेंट है फॉर श्योर। नाउ फॉर मिस्टर ई अपन क्या देखेंगे, अपन फॉर मिस्टर ई अपने को देखना है बेसिक कंडीशंस। तो वो
विज़िट किया इंडिया आफ्टर 15 ईयर्स, ठीक है। और वो इंडिया कब तक रहा, 1 अप्रैल 2019 से लेके 1 दिसंबर 2019 तक, इतना दिन वो इंडिया में रहा, जो कि अराउंड 245 डेज़ है, ठीक है। तो इसमें हमारा अगेन एक ही बेसिक कंडीशन आएगा, दैट इज़ 182 डेज से ज़्यादा है, तो अगर वो ज़्यादा है तो वो रेसिडेंट है। अब यहाँ पे अपन देखेंगे कि वो एडिशनल कंडीशंस फुलफिल कर रहे हैं क्या। तो प्रीवियस ईयर में तो वो पता है कि 15 साल में पहली बार वो इंडिया आया है, तो यहाँ पे प्रीवियस ईयर के पिछले 7 साल देखते हैं अपन, और यहाँ पिछले 10 साल देखते हैं, तो यहाँ तो पूरा वो बाहर ही था इंडिया के, एक दिन भी वो इंडिया नहीं आया, तो ये हमारा RNOR ही हुआ। समझ में आया। अगेन देखो यहाँ पे वो बिजनेस करता है, वो इंडिया विजिट किया, तो यहाँ पे हमारा एक ही बेसिक कंडीशन होगा 182 डेज से ज़्यादा वाला। तो अगर वो इस साल तो 182 डेज़ रहा है, इसलिए वो रेसिडेंट हो गया। अब अगर वो रेसिडेंट हो जा रहा है तो अपन को एडिशनल कंडीशंस देखने हैं। एडिशनल कंडीशंस में यहाँ पे ये बोल रहा है कि 15 साल बाद वो इंडिया है, दैट मीन्स 15 साल पहले वो 15 साल तक वो एक दिन में इंडिया नहीं आया था, तो हमारा कोई सा भी एडिशनल कंडीशन फुलफिल नहीं हो रहा है, तो वह RNOR ही है फॉर श्योर। और यहाँ पे HUF हमारा पूरा का पूरा तरीका से ऑस्ट्रेलिया में ही है, तो अगेन ये नॉन रेसिडेंट है। क्लियर है। उसके बाद यहाँ पे ये इनकम बताना था, तो यहाँ पे सपोज आपको मतलब बेसिकली आपको 3 कॉलम बनाना है, रेसिडेंट है, नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंट है, ROR है, मतलब बेसिकली RNOR है और NR है। फर्स्ट केस क्या था, अगर आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो रहा है ऑन सेल ऑफ शेयर्स इन इंडियन कंपनी जो कि जर्मनी में रिसीव्ड हो रहा है, तो वो शेयर किसका है, इंडियन कंपनी का है, तो जो आपको यहाँ पे 15,000 आपको यहाँ पे टैक्सेबल होगा। उसका जो डिविडेंड है जापान कंपनी से रिसीव हो रहा है, और अगेन जापान में रिसीव हो रहा है, तो अगर हमारा बंदा जापान में है, अगर वो पर्सन रेसिडेंट है और उसको जापान कंपनी से मिले तो वो अपने को टैक्स देगा। बट अगर RNOR है या फिर NR है, बाहर के बंदे उनको बाहर से इनकम मिल रही है, तो अपने को क्यों टैक्स देगा, तो उसमें कोई टैक्स नहीं लगेगा, ठीक है। उसके बाद अगर हमको लंदन से रेंट रिसीव हो रहा है फ्रॉम, जो हमारी जो प्रॉपर्टी है वो लंदन में ही है, और लेटर हम उसको क्या कि हम इंडिया भेज दिए हैं, तो उसमें हमारा अगेन रेसिडेंट हमारा ही बंदा का हम टैक्स लेंगे, बाकी 2 बंदों का हम टैक्स नहीं ले सकते हैं। उसके बाद जो एग्रीकल्चर इनकम है या फिर जो डिविडेंड हमको रिसीव हुआ फ्रॉम इंडियन कंपनी, किसी को भी नहीं लगेगा, क्योंकि वो हमारी जो इनकम है वो एग्जेम्प्ट हो रखी है, ठीक है। समझ में आया ना। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 5 इज़ वेरी गुड क्वेश्चन। तो यहाँ पे बोल रहा है हाँ, यहाँ पे क्या बोल रहा है कि P एक CA है, उसको एक ऑफ़र रिसीव हुआ है कि वो इन सिंगापुर कंपनी में CFO हो सकता है, ठीक है। और उसका जॉइनिंग डेट कभी भी कर सकता है, 1 सितंबर 2019 से लेके 31 अक्टूबर 2019 के बीच में वो बंदा कभी भी ज्वाइन कर सकता है फॉर एज अ CFO इन सिंगापुर। तो उसको बताना है, उसको मतलब बेसिकली अपने को बताना है कि डेट बाय विच ही शुड ज्वाइन। अच्छा, सी है, डेट बाय विच शी शुड ज्वाइन। ये सब हमने कुछ कुछ क्वेश्चन पूछा है, तो बेसिकली देखो, अब ऑब्वियसली वो चाहेगी कि वो इस साल नॉन रेसिडेंट रहे, ताकि उसको दोनों जगह टैक्स ना देना पड़े, ताकि उसको इंडिया में टैक्स ना देना पड़े, राइट। तो अपन को ऐसे देखना है कि कब वो ज्वाइन करेगी जिससे कि वो नॉन रेसिडेंट होगा, राइट। तो अगर उसको नॉन रेसिडेंट होना है तो उसको 182 डेज, अगर यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट पर्पज़ के लिए जा रही है तो एक ही बेसिक कंडीशन होगा, पर्पज़ सबसे पहले देखना है। सेकंड, वो अगर उसको नॉन रेसिडेंट होना है मतलब उसको इस साल 182 डेज से कम रहना है। अगर वो, क्योंकि वो नॉन रेसिडेंट होगा इसलिए उसका इनकम चार्जेबल नहीं होगा, तो आपको कैलकुलेट कर लेना है कि कब से 182 डेज से कम हो रहा है। तो अगर वो 28 सितंबर 2019 को लीव कर रही है, तो अगर वो तब वो जाके 182 डेज से कम रहेगी इंडिया में। आपको 1 अप्रैल से काउंट करके हुए आना है, 182 डेज कब तक हो रहा है उससे कम रहना है। तो 28 सितंबर को अगर वो लीव करेगी इंडिया से, तो वो 182 डेज से कम रहेगी CM में, एंड देयरफॉर वो नॉन रेसिडेंट हो जाएगी, ठीक है। सेकेंड बोल रहा है कि वो चाहती है कि कुछ मतलब जो भी सिंगापुर में उसको जो इनकम मिलेगा, तो वो कुछ पार्ट ऑफ हर सैलरी वो चाहती है कि वो जो इंडिया का जो बैंक अकाउंट है, उसको कलकत्ता में जो बैंक अकाउंट है वहाँ पे डायरेक्ट क्रेडिट हो जाए, ठीक है। तो अपन यहाँ पे ये उसको ये एडवाइस करेंगे, अगर वो पैसा डायरेक्टली आधा मतलब कलकत्ता अकाउंट में क्रेडिट करवाना चाहेगी, तो उसके लिए उसको इनकम टैक्स पे करना पड़ेगा। तो बेसिकली वो क्या कर सकती है, वो ये कर सकती है कि जितना भी उसको सैलरी मिलेगा वो एक सिंगापुर में बैंक अकाउंट खोल के वहाँ क्रेडिट करवा ले, एंड देन उसमें से कुछ पार्ट ऑफ मनी वो रेमिट कर ले कलकत्ता अकाउंट में अपनी। उसमें बेसिकली क्वेश्चन में था कि वो अपनी मॉम के लिए इस को पैसे भेजना चाहती है, इसलिए कुछ पार्ट वो कलकत्ता अकाउंट में डालना चाहती है। तो बेसिकली हम ये बोलेंगे कि नहीं, तू सिंगापुर में जा, सिंगापुर में अकाउंट खोल, वहाँ पे तेरे सारे सैलरी को
रख उस अकाउंट में, एंड देन तो रेमिट कर देगा जितनी तेरी मम्मी को चाहिए, ठीक है। एंड थर्ड बोल रहा है कि टाइम फॉर विच शी शुड स्टे इन इंडिया व्हेन शी कम्स टू लिव, अगर मतलब वो छुट्टी में आ रही है तो कितने दिन तक वो इंडिया में रह सकती है जिससे कि वो नॉन रेसिडेंट बनते रहे। तो ऑब्वियसली अगर हमारा यहाँ पे तो एक ही बेसिक कंडीशन है, तो 182 डेज से कम रहना चाहिए उसको। अगर वो छुट्टी में भी आ रही है तो इस साल उसको 182 डेज से कम रहेगी, तो अगेन वो नॉन रेसिडेंट कहलाएगी, उसका स्टेटस में कोई चेंजेस नहीं होंगे, ठीक है, क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 6 है कि मिस्टर ए वॉज deputed for office work to UK for 2 years on 26th September 2019 easy NR for assessment year। अगेन ये डेप्यूटेड हो रहा है ऑफिस वर्क के लिए, तो इसमें एम्प्लॉयमेंट पर्पज है, एक ही बेसिक कंडीशन देखेंगे, और वो यहाँ पे 179 डेज रहा है क्योंकि वो 26 सितंबर को चला गया है। तो बेसिकली आप काउंट कर लें, इस मतलब इस प्रीवियस ईयर में आइदर आप 26 से लेके 31 मार्च तक काउंट कर सकते हैं, या 1 अप्रैल से लेकर 26 तक काउंट कर सकते हैं, जितना भी हो। अगर 179 डेज रहा है इंडिया में तो देयरफॉर ही इज एनआर, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे बोल रहा है कि पी रिटर्न टू इंडिया, मतलब पी इंडिया को रिटर्न किया परमानेंटली ऑन 12 जून आफ्टर 20 ईयर्स, ओके। तो वो इंडिया रिटर्न कर लिया, तो 12 जून से लेके इस नेक्स्ट 31 मार्च तक देखेंगे 2020 तक, राइट। तो यहाँ पे याद रखना 2020 फेब में हमारा 360 लीप ईयर है, तो 1 डे उसमें ऐड हो जाएगा। तो बेसिकली वो 182 डेज से ज़्यादा रहेगा, तो यहाँ पे हमारा रेसिडेंट हो जाएगा। नॉन रेसिडेंट के लिए अपने को प्रीवियस ईयर के प्रीवियस ईयर्स देखने पड़ते हैं, तो पिछले 10 साल देखने पड़ते हैं, पिछले 7 साल देखने पड़ते हैं। बट यहाँ पे तो बोल रहा है कि वो 20 साल तक बाहर था और अभी आया है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे हमारा कोई भी एडिशनल कंडीशंस फुलफिल नहीं हो रहे हैं, देयरफॉर वो RNOR है, ओके। उसके बाद अगेन यहाँ पे यही बोल रहा है कि जो अगर वो RNOR है तो उसको कुछ कुछ इनकम है, जैसे कि रेंटल इनकम फॉर फ्लैट इन लंदन, ये यहाँ पे हमने जो पढ़ा ना वही सब है। देखो यहाँ पे लंदन वाला हमारा नहीं होगा। डिविडेंड और शेयर ऑफ 3 जर्मन कंपनीज जो कि कलेक्ट हुए थे लंदन में, अगेन लंदन में कलेक्ट हुए, हम क्यों पैसा लिए, तो इसमें भी नहीं होगा। फोर्थ वाले पर देख लो कि नॉन रेसिडेंट है और उसने 1000 शेयर सेल किए हैं, एंड सेल जो था वो रिप्रेटेड हो गया था, तो अगेन नॉन रेसिडेंट उसको सेल किया, तो यहाँ पे हमारा इनकम नहीं आएगा। बट थर्ड वाला में देखो उसके 2 बेटे हैं, एक 12 साल का है, एक 19 साल का है। 12 साल वाले को 70,000 रुपये, सॉरी 75,000 लंदन में कमाई हुई थी और 20,000 रुपीज़ इंडिया में कमाई हुई थी। एंड सिमिलरली विद दैट 19 ईयर ओल्ड वाला में, तो यहाँ पे 19 ईयर ओल्ड वाला में तो उसी का इनकम में आ जाएगा, जो भी उसको 20,000, मतलब लंदन वाले तो आएंगे नहीं, 20,000 इंडिया से कमाई हुई थी उस पर वो अपने को टैक्स देगा, तो वो तो 19 ईयर ओल्ड वाला देगा। वो SSC क्यों दे, उसका मतलब उसके फादर क्यों देगा, क्योंकि वो तो मेजर है। बट यहाँ पे जो 12 ईयर ओल्ड वाला है वो तो माइनर है, तो अपन ये एग्ज्यूम कर रहे हैं कि 20,000 वो उसके में क्लब हो जाएगा। एंड हाउएवर यहाँ पे हमको क्लबिंग में हमको 1500 का रिडक्शन मिलता है, तो बेसिकली 20,000 माइनस 1,500 दैट इज 18,500 का टैक्स उसको पे करना पड़ेगा SSC को अपने माइनर सन के लिए, ठीक है। तो यही था रेजिडेंशियल स्टेटस। एक बार देख लीजिएगा, अभी देख लीजिए, एग्जाम टाइम तो इतना कुछ जरूरी नहीं है। इसमें एक क्वेश्चन अगर आप ये जो सिंगापुर वाला देख सकते हैं तो देख सकते हैं, ये वाला देख सकते हैं, अब जो मैंने पढ़ाया है वो देख सकते हैं, बाकी तो बस आप रूल्स देख लीजिए और आपको ये फिर क्वेश्चन देखने नहीं पड़ेंगे, ठीक है, क्लियर है। एंड प्लीज़ ये एडिशनल कंडीशंस में कंफ्यूज नहीं होइएगा। मैं तो बोल रही हूँ कि ये जो रेसिडेंट इन 2 आउट ऑफ 10 एंड 7 ईयर्स 730 डेज या मोर, ये वाला कंडीशन देखना, और अगर ये दोनों कंडीशन फुलफिल हो रहे हैं तो वो ऑर्डिनरी रेसिडेंट है, नहीं हो रहा है तो वो नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंट है, क्लियर है।